हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग यूपी आरओ 2023 के जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि हमारा दिसंबर में शेड्यूल्ड है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 18 करने वाले हैं और ये टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक के अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो टेस्ट पेपर, तो उसके लिए आपको कहीं अलग से सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हो। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले का जो सेट पेपर था उसमें हम 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज 71 से स्टार्ट करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है? तो उत्प्रेरक, जिसे कि हम कैटलिस्ट कहते हैं, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, बल्कि उसकी जो स्पीड होती है उसको घटा या बढ़ा देता है। ठीक, तो जो उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया में मात्रा में और संरचना में दोनों में अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों के द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, जहाँ पर पीड़कनाशी मतलब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तेल और विलायक जो भी मिलाए जाते हैं, उनके द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे बायो रेमिडिएशन या जैविक उपचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? तो एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनका नाम है शशिकांत आयोग की स्थापना हाल ही में की गई थी, जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, न्यायमूर्ति शशिकांत आयोग की स्थापना अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं जो हुई उसके लिए गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा विकास दुबे का एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें न्यायिक हत्याओं के अतिरिक्त इनसे मुद्दे जो भी जुड़े हुए थे उन पर ध्यान देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, और ये एक सदस्यीय न्यायिक आयोग था, जिसका कि गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो विजय विट्ठल मंदिर इसे ये विट्ठल हजारा मंदिर भी कहते हैं, ये हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। इसे देवराय द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था ये, और 15वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और ये विजय विट्ठल मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान इसके कई हिस्सों में विस्तार किया गया, और इसका जो है वास्तुकला बहुत ही शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। और यह हम्पी स्मारक जो है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है, उसका एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से सही ढंग से सुमेलित हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? सैमुअल एफ बी मोर्स के द्वारा। तो ये पहले वाला सही हो जाएगा। मार्कोनी नहीं, गुलिल्मो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, ये हम सभी जानते हैं, टेलीफोन की खोज की थी। इन्होंने टेलीफोन को बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो सीरीज़ है, इसकी अगली संख्या मतलब यहाँ पे लास्ट संख्या जो है 317 होगी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये सॉल्यूशन है, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाल रखा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ये देखिए, तो 572, 345, 506 और 392 के बाद कौन सा टर्म आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहले टर्म से दूसरे टर्म को माइनस करो, तो देखो यहाँ पे -27 जो है निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद -39 इन दोनों का निकलेगा, उसके बाद 51 निकलेगा, और फिर 392 निकलेगा। ठीक है, तो अब इन
का हमने डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, -27, -51, 63 और -75। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना डिफरेंस बनेगा, +12 बनेगा, +12 बनेगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे कि हम लास्ट वाला जो हमारा टर्म है 392, इसमें से अगर हम 75 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, पहले में से दूसरे में से पहला टर्म माइनस किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -75 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें 63 और इसको एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा। दोनों को माइनस किया गया आपस में, तो +12 का डिफरेंस बन रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारा उत्तर आएगा 317 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यदि ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है तो वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गई हो तो उसकी गति कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुरंग की लंबाई हमें 4 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, इसका 1/8वां भाग, तो 4 का 1/8 करेंगे हम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कट जाएगा। लिया गया समय कितना है, ट्रेन सुरंग को कितने देर में पार करती है, 6 मिनट में पार करती है, ठीक है। अब जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वह सुरंग की दूरी और अपनी लंबाई भी तय करती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट हो जाते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर गति गुणे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय जो होता है, तो वहीं से हम दूरी निकाल लेंगे। और देखिए कुल लंबाई जो कि हमारे पास दे रखी थी सुरंग की 4 किलोमीटर, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेन की लंबाई भी इसी में ऐड कर देंगे जो कि 1/2 किलोमीटर निकाली, तो टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर हो जाएगी। और 6 मिनट जो है समय लिया है तो 0.1 घंटा हो जाएगा। अब हम गति निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, ठीक है। तो दूरी 4.5 किलोमीटर और इसको 0.1 से जब हम भाग देंगे तो 45 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा उसकी हो जाएगी क्या, गति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हो। ये वर्ग जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और उसके बाद एक ये 9वां हो जाएगा, और पूरा वाला काउंट करोगे तो ये 10वां हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर निकालोगे तो 10 वर्ग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और इस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 89 16 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सॉल्व कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है इसको थोड़ा जूम करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या हमने लिया है, ये थर्ड वाली आकृति ली है। इसमें देखिए हमारे पास 25 17 दे रखा है। तो अगर 25 17 को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और फिर उसको 7 से भाग करेंगे तब हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। यही पैटर्न तीनों में हम लगाएंगे। तो देखो आप 38 और 18 56 हो जाएगा, और इसको फिर आप 7 से भाग कर दोगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 89 और 16 हम प्लस कर लेते हैं तो 105 मिलेगा, और इसको 7 से भाग कर देंगे तो 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगाया गया है। एक दुर्घटना में ये ऐसा घूम गया कि पहले जो तीर पूर्व दिशा दिखाता था अब वह दक्षिण दिशा दिखाने लगा है। एक राहगीर गलत दिशा में इसे पश्चिम समझकर चला गया। वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए वास्तव में वो उत्तर दिशा में चल रहा है। इसका आंसर यहाँ पर ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कूट में यदि दिसंबर को ये लिखा गया है, ठीक है, तो उसी रूप में नवंबर को क्या लिखा जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर में जो ट्रिक लगी हुई है वो कुछ इस तरीके से लिखी है। इसको जूम करती हूँ मैं। तो देखिए दिसंबर में जो डी है इसको एक स्थान छोड़ के रिप्लेस किया गया है, ठीक है, और उसके बाद वाला फिर अगले बार ही किया गया है, और यही बात इस लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से लगाई गई है। तो आप देखो
जो ई है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो सेकेंड वाला लेटर है वो यहाँ पे फर्स्ट बन रहा है, और जो फर्स्ट वाला लेटर है वो सेकेंड बन रहा है। लेफ़्ट राइट दोनों में ये रूल फॉलो किया हमने। फिर उसके बाद आप सी पे आया तो सी में भी फिर यही लगा, सी इस तरफ आ जाएगा, ये थर्ड लेटर यहाँ से फोर्थ लेटर बन जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एक स्थान उसका लेटर का कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, और नवंबर में भी हम यही वाला पैटर्न लगा देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा। तो देखो नवंबर में जब यहाँ से एन का एक स्थान कम होगा तो एन इधर आ जाएगा, ओ इस तरफ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा बिल्कुल, और ई बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएगा, आर बिल्कुल सेकेंड में आ जाएगा। फिर थर्ड वाला जो है लेटर ये फोर्थ लेटर बन जाएगा राइट से, और इस तरफ से जो थर्ड वाला लेटर है ये फोर्थ बन जाएगा लेफ्ट से, ठीक है। एक स्थान कम होता जा रहा है, तो इस तरीके से ERMBVENO ये बन जाएगा पैटर्न आपका कूट, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 10 जुलाई 2011 को रविवार था तो 10 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 10 जुलाई 2011 को रविवार, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम लोग पिछले क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये बुधवार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 2019 को पहले ये लीप वर्ष है कि नहीं है, और इसी हिसाब से बीच के दिन काउंट कर लेंगे और इवन ऑड वाली कैलकुलेशन करेंगे। इवन और ऑड जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर देंगे और वो आपका दिन निकल आएगा, ठीक है। बुधवार इसका आंसर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है। तो भिन्न हमें बताना है। टाटा, मारुति और महिंद्रा ये तीनों इंडियन ब्रांड है, जबकि रेनॉल्ट जो है ये फ्रांस का ब्रांड है और यही अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब मन जो है देविका का पुत्र है, देव हिना का पिता है, जबकि गुल मन की बहन है। यदि गुल हिना की बहन है तो देव का दीपिका से क्या संबंध है। तो देव और दीपिका आपस में पति पत्नी होंगे, तो देव पति होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि देविका जो है, देविका फीमेल है, तो हमने इसे सर्कल में बनाया है और मेल को रेक्टेंगल में बनाया है, ठीक। मन इसकी क्या हो जाएगी, इसका बेटा हो जाएगा, गुल बहन हो जाती है, हिना, ये सारे एक दूसरे से जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में उस हिसाब से ये हमने जो ट्री है ये बना लिया है। तब देव और देविका जो है हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। तो देव देविका का पति हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए लेफ्ट राइट यहाँ पे दे रखा है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और साथ ही ठीक बाद भी एक स्वर है। तो आप लोग काउंट कर सकते हो। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब जो नॉन वोवल्स हैं, वोवल स्वर होते हैं। तो देखिए आई, ओ, ए, ई, आई, यहाँ पे फिर से लिखती हूँ मैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वॉवल्स। तो अब यहाँ पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है। तो कुल आपको 8 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला तो यही हो गया एस, ठीक है, एस हो गया। उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दूसरा ये एल हो गया। उसके बाद आप आ जाओ ये बी हो गया। तो इसी तरीके से 8 निकलेंगे, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर या संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए ये सीरीज यहाँ पे दे रखी है 412 अनुपात यहाँ पे 49 और 361 के साथ कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें हम लॉजिक लगाते हैं, ये कैसे निकला। तो देखो यहाँ पे 412 और 49, तो इसमें क्या किया गया है, जो इसके 3 अंक हैं इनको ऐड कर दिया गया है 2 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश
में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो डिक्शनरी में ऑर्डर होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए डिक्शनरी में डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दे रखा है डी, अब वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब ऐसे करके आप देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, डी के बाद डब्लू आएगा, ठीक है, और डब्लू के बाद फिर ई आएगा, क्योंकि फिर से स्टार्ट होगा, जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ई हो जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा पहले पे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, दूसरा होगा डी डब्लू आई, फिर नंबर 4 जो है ये तीसरे पे आएगा और लास्ट में आएगा 1, ठीक है। तो 3 2 4 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एक शाम सूर्यास्त से पहले 2 मित्र F1 और F2 एक दूसरे के ओर देखते हुए बात कर रहे थे। यदि F1 की परछाई उसके ठीक दाईं ओर थी तो F2 किस दिशा के सम्मुख था, ठीक है। तो F2 जो है दक्षिण दिशा के सम्मुख था। इसका मैंने आप लोगों के सॉल्यूशन कर रखा है, इसको हम करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये डायग्राम देखो आप लोग, जो सनसेट है ये पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। ये सनसेट तो मतलब वेस्ट हो गया इधर। F1 जो है, F1 की जो परछाई है उसके ठीक दाहिने थी, ठीक है, तो वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट हो जाएगा। और F2 के लिए पूछा जा रहा है F2 किस दिशा के सम्मुख था। सम्मुख का मतलब वो किस दिशा में खड़ा हुआ है और उसका मुंह किस तरफ होगा। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि F2 यहाँ पे है और इसकी जो परछाई है ये कहाँ पे बनेगी, ये इसके इस तरफ आएगी, तो इस तरफ मुंह करके ये खड़ा होगा, जो कि डायरेक्शन है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके ये बात कर रहे हैं F1 और F2। और F1 की परछाई जो है ठीक दाहिने पड़ती है, तो F1 और F2 जब इस पोजीशन में खड़े होंगे तो F2 जो है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम में क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है जैस्मिन इक्वल्स टू 71, तो एस्टीमेट के इक्वल क्या होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो भी जैस्मिन के लेटर्स हैं इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। जैसे जे की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, इसी तरीके से जैस्मिन के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली गई है और उसको जोड़ दिया गया है, तब हमारे पास 71 आएगा। और एस्टीमेट में भी हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जैसे ई की ABCDE, ठीक है, ई 5 हो गई, उसके बाद एस की लिख दीजिए, सबकी लिख के ऐड कर दीजिए तो आपके पास 92 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये सॉल्यूशन भी निकाला है, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो 92 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक अक्षर समूह में दिए गए, ये अक्षर दिए गए हैं, समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। तो उस समूह का चिन्ह चयन कीजिए जो कि भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए जो भिन्न है ये हो जाएगा आपका GVTB, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ये है कि महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयों के मंत्रालयीय प्रयास है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये तीनों मंत्रालयों ने मिलकर के आपस में नहीं किया हुआ है, बल्कि ये केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका है प्रयास है, ये परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रयास है, ठीक है। यह एक अभियान है जो ह्रासोन्मुख बाल लिंगानुपात को संबोधित करता है। बाल लिंगानुपात जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्त्रियों की संख्या। बाल लिंगानुपात भी ठीक यही होता है कि प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी होती है, उसे बाल लिंगानुपात कहते हैं। तो जो दूसरा वाला कथन है ये हमारा सही है, जबकि पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन A और कारण R, इसी के आधार पे हमें अपना क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादातर महासागरों की पश्चिमी सीमाओं पर बनते हैं। गर्म जल जिसके टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस की गहराई को महासागर
या समुद्र की सतह से 6 से 70 मीटर तक विस्तार करना चाहिए ताकि कि पानी के भीतर गहरी संवहन धाराएं मंथन ना करें और नीचे के ठंडे पानी को गर्म सतह के पास ना मिलाएं। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें जो हैं सही हो जाती हैं और इसकी जो कारण आर है ये कथन ए की व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई डॉक्टर वी.के. सारस्वत संचालन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भारत में सतही कोयला और गैसीकरण के विकास से संबंधित है, डॉक्टर सारस्वत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो जिसे हम पैन कहते हैं, ठीक है, पैन के निर्माण में SO2 जो है ये योगदान नहीं देती है, ये अम्ल वर्षा में योगदान देती है। ठीक है, SO2 जल के साथ मिलकर के H2SO4 का निर्माण करती है जो कि जल की प्रकृति को एसिडिक बना देता है और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? तो देखिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया, श्वसन और कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ये सारे ही कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये ऑक्सीजन देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का सूचक नहीं है? तो देखिए, अविकसित देशों का सूचक जो नहीं है ये है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक विकास के सामान्य रूप से प्रयुक्त जो संकेतक होते हैं वो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या वृद्धि, श्रम बल की व्यावसायिक संरचना, शहरीकरण, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता, बुनियादी ढांचा, सामाजिक स्थिति, उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जैसे कि सामाजिक स्थिति में आपका साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य देखभाल, कैलोरी का सेवन और शिशु मृत्यु दर, ये सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति की विशेषताओं में से एक है? तो राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति में जो एक है वो ये है भारत के भूस्थानिक बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कार्पोखुबानी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला? तो देखिए, रक्त से कार्पोखुबानी ये लद्दाख का एक प्रोडक्ट है, ये एक टाइप का फल है खुबानी। ठीक है, ये लाल रंग का होता है और इसे लद्दाख के लिए GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, इन्हीं सब गुणों के कारण इसे GI टैग मिला है। निम्नलिखित में से किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? तो इसका नाम हो जाएगा IG ड्रोन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो देखिए, इबोला वायरस के कारण जो इबोला रोग फैला हुआ था, समाप्ति की घोषणा युगांडा ने की है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इबोला क्या है? ये एक रक्तस्रावी बुखार है जो कि मनुष्यों में एक दुर्लभ और घातक बीमारी होती है। ये पहली बार 1976 में कांगो में इबोला नदी के पास खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इबोला वायरस पड़ गया। और ये वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है। दैट मीन्स ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, जो जानवरों से इंसानों में फैलती है उसे जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो युगांडा के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। युगांडा की राजधानी कंपाला है। जो मुद्रा है ये शिलिंग हो जाती है। ऑप्शन में घाना था, तो घाना की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, ये है अक्रा। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाती है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा और मुद्रा क्या हो जाती है? इथोपियन बिर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में अधिकृत किया गया? तो INS बागीर को जो है अधिकृत किया गया है 23 जनवरी 2023 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने AI सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
किंड्रिल इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो किंड्रिल इंडिया के साथ IIT तिरुपति ने साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फाइटूर में भाग ले रहा है? तो फाइटूर में भाग ले रहा है पर्यटन मंत्रालय, जो कि स्पेन में प्रदर्शनी लग रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है। ऑप्शन नंबर 4 स्पेन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पर्यटन मंत्रालय ये लगेगी कहाँ पर? अगर शहर का नाम पूछा जाए तो मैड्रिड हो जाएगा। ठीक है, मैड्रिड में ये प्रदर्शनी लगेगी। पर्यटन मंत्रालय वहाँ पर भाग लेने जा रहा है। इसका आयोजन 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक किया गया है। और ये इंडिया खेमे का उद्घाटन करने कौन जाएगा? जो भारत के राजदूत हैं ये दिनेश पटनायक गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडोल गांव में एक पेटेंट बैट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। तो कांगेर घाटी कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए कांगेर घाटी जो है, कांगेर घाटी आपकी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया जिसे कैरीवोला पिक्टा नाम है उसका, और इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। और ये प्रजाति बांग्लादेश, ब्रुनोई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। भारत में ये पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पहले ही देखा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। गुएन जुआन फुक ने जनवरी 2023 में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो गुएन जुआन फुक जो है वियतनाम के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की थी? दक्षिण कोरिया के साथ आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर है? तो इंडिया मोबाइल गेमर्स 2022 की जो रिपोर्ट है, तो अपना उत्तर प्रदेश जो है ये शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल गेम खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य ने 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है? तो असम में ये निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम थी। अब ये किस दिन होता है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को होता है। राधा कृष्णन जी का जन्मदिन होता है, तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। जनवरी 2023 में 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित ICC मेंस की टीम ऑफ द ईयर में कौन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल हुआ है? तो ये ऋषभ पंत हैं, जो कि 24 जनवरी 2023 को इसमें शामिल हुए हैं। 11 जनवरी 2023 में युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में आयोजित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पर 2 नदियाँ जुआरी और मांडवी बहती हैं। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा गोवा में। ठीक है, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत और मिस्र ने निम्नलिखित में से किस पर 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मिस्र ने सांस्कृतिक सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ये 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी पवन सहारा रेगिस्तान में से निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान में जो है ये गर्म पवन है, जो कि सहारा रेगिस्तान से निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है। ये हरमट्टन पवनें हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
हरमट्टन, ठीक है। चिनूक ये भी एक प्रकार की ठंडी पवन है और ब्लिजर्ड ये भी ठंडी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इंसलबर्ग जो है ये हिमनद के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये वायु के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होने की पारिस्थितिक स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानिक नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी घाट में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे दक्षिणी है? तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है ये शेवराई की पहाड़ियाँ हैं, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिफू दर्रा आपने सुना होगा, दिफू दर्रा हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, इंडस वैली ट्रीटी सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल हैं? तो सिंधु, चिनाब और झेलम ये पश्चिमी नदियां हैं इंडस वैली ट्रीटी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी सर्दियों के महीनों की मौसमी घटनाएं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से कम प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। ये तूफान अतिरिक्त ट्रॉपिक चक्रवात हैं। ये गड़बड़ी आमतौर पर बादल वाले आसमान, रात के तापमान और असामान्य बारिश से जुड़े हुए होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, उसकी खेती के लिए आदर्श एवं अनुकूल है। यह किस प्रकार की फसल है? तो ये जो फसल है ये कपास की फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो आरक्षित क्षेत्र देहरादून जिले के पास यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। और ये एक रामसर क्षेत्र है, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वह भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक समय के लिए मतलब अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है, जिस पर खेती नहीं की जाती है, इसे सुधार प्रथाओं के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जा सकता है। इस प्रकार की भूमि को हम कृषि बंजर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही कथन सत्य है। ओडिशा जो है भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेघालय में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो मेघालय में सबसे बड़ा जनजातीय समूह खासी हो जाएगा, गारो खासी जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं और ये 3 जनजातियाँ भी हैं, गारो खासी जयंतिया। यदि आपसे कहा जाए कि इनका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम लगाओ आप, तो कैसे लगाओगे? ठीक है, तो इसका जो क्रम है गारो खासी जयंतिया यही वाला क्रम रहेगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारत में जल परिवहन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ब्रह्मपुत्र पर सादिया और धुबरी के बीच अवस्थित है। तो जलमार्ग 3 नहीं है, ये जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, ये गंगा नदी पर हो जाएगा, गंगा नदी पर। तो पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गंगा नदी पर भारत के पहले बहु मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो दूसरी वाली बात सही है, जबकि पहला वाला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? यह सिंधु की सहायक नदी है, इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह कीलोंग के पास टांडी में 2 धाराओं में शामिल होकर बनाई गई है। तो देखिए ये चिनाब नदी की बात कर रहे हैं। चिनाब नदी जो है
सिंधु की सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर के बनती है, 2 धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि किलोंग के पास 2 धाराएं आपस में मिल जाती हैं और ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये चेनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सिंधु नदी तंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो सिंधु नदी तंत्र अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर भी भूगोल के जो इंडियन ज्योग्राफी है वहाँ से देख सकते हो। सारे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इसके साथ साथ दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं सारे ही नदियों को बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए गए हैं। तो इनको आप समय निकाल के देख लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ राज्य है, तो पोनानी नदी कहाँ पर बहेगी? ये बहेगी आपकी केरल में। अभी बताया था मांडवी नदी कहाँ पर बहती है? गोवा में बहती है। इसके साथ साथ एक जुआरी भी है जो कि कहाँ बहेगी? गोवा में बहेगी। काली नदी आपको कहाँ मिलेगी? तो काली नदी आपको मिल जानी है कर्नाटक में, और शेत्रुंजी नदी जो है ये हो जाएगी आपकी गुजरात में। तो ये मैचिंग हो गई। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो देखिए पुलिकट झील कहाँ पर मिलेगी? पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ती है। बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लोनार झील कहाँ पर मिलेगी? ये एक क्रेटर है, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। लोकटक झील कहाँ पर मिलेगी? ये मणिपुर में मिलेगी। ठीक है, ये मैचिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक और मैचिंग करते हैं। एक तरफ राजधानियां हैं, दूसरी तरफ देश हैं। तो अब ये इस तरफ देश हैं, ये थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, और इस तरफ राजधानियां हैं। ठीक है, चलिए म्यांमार की राजधानी क्या हो जाती है? म्यांमार की राजधानी हो जाती है यंगून। अगर बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नाम पन्ने, और वियतनाम की राजधानी क्या हो जाती है? हनोई। और जबकि लाओस की क्या हो जाती है? लाओस की राजधानी हो जाएगी वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने। इसको 2 से मैच कर दिया, ये आपकी मैचिंग हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो देखिए श्रीशैलम जो है ये भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित है। ओंकारेश्वर ये भी भगवान मल्लिकार्जुन को ये मंदिर समर्पित है। अगर बृहदेश्वर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख मंदिर है। ठीक है, और ये विष्णु को समर्पित नहीं है, जो ये भी शिव को ही समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, ना तो 1 और ना ही 2। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। निम्नलिखित की समस्या को हल करने के लिए गोल्डन राइस को आईएस कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया। तो किसकी समस्या को हल करने के लिए? अंधापन और अकाल मृत्यु। ठीक है, बीटा कैरोटीन को ये जो चावल है गोल्डन राइस, इसमें इंसर्ट किया गया और ये आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जीएम फसल है ये। और इसमें बीटा कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए होता है, जो कि अंधेपन को और रतौंधी की जो क्षेत्र है जहाँ पर विटामिन ए की मात्रा जिन क्षेत्र के लोगों में कम पाई जाती है, चावल का सेवन अधिक करते हैं, तो उनके लिए ये चावल उपयुक्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। मानव पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सेब की तुलना में केला में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका, केले में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। ये भी सही बात है। दोनों, पहला और दूसरा सही बात है। पालक में कोई प्रोटीन नहीं होता है, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। पालक में कुछ हद तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मटर की तुलना में आलू में प्रोटीन अधिक होता है। आलू में प्रोटीन नहीं होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि मटर में आपका प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें ए और बी जो है ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी।
पहला और दूसरा ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2022 में भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था? तो मोढेरा गांव जो कि गुजरात में पड़ता है, इसे 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया और ये कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात के मेहसाणा जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहसाणा जिले में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बातें मैंने आपको बताई ये यहाँ पर नोट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 सूचियाँ हैं जिसमें हमें मैचिंग करनी है। एक तरफ क्या दे रखा है, एक तरफ आपको जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ शैवाल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हमें मैच करना है। शैवाल क्या होता है? क्लैमिडोमोनास जो होता है ये शैवाल का एग्जाम्पल होता है, क्लैमिडोमोनास। इसको 1 से मैच कर दीजिए। जीवाणु ये लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है जिसे हम जीवाणु कहते हैं, ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या होता है? दूध से दही बनता है। ठीक है। कवक का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एस्परजिलिस। ठीक है, इसको 4 से मैच कर दीजिए। और जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अमीबा हो जाता है। ठीक है। ओमिक्रॉन ये एक वायरस का प्रकार है। ठीक है, ये जो कि इसमें नहीं दे रखा है। तो ये हमारी मैचिंग हो गई, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार किया गया था इसका प्रमुख उद्देश्य था जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको कृषि योग्य भूमि प्रदान करना और जो कृषि का संकेंद्रण हो रखा था, जमींदारी प्रथा जो हो रखी थी, उसको समाप्त करना। तो यहाँ पर हमारे पास है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि प्रदान करना था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं और अपने उसी रूप में रहते हैं। ठीक है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे कि हम पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं जो कि आप लोग जो वाटर लाइन होती है, वाटर लाइन में जो पीवीसी पाइप्स डाले जाते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 140 क्वेश्चंस किए हैं। जो 70 बचते थे उससे हमने कुछ ज़्यादा ही किए हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप आज को जो क्लास है ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो उसको भी सजेस्ट करिए, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और रिवीजन बार बार करिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम है आपके पास। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर भी आपको मिलेगा तो लगभग अच्छा टाइम मिल जाएगा। इस बीच आप लोग टॉपिक तैयार करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और सितंबर का आज लास्ट डे है। सितंबर मंथ का जो हम करंट अफेयर करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, जो हम करेंगे मंथली करंट अफेयर, उसको 1-2 दिन में आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो उनको भी हम करंट अफेयर साथ में तैयार करते चलेंगे जिससे कि हमें इकट्ठा कल करंट अफेयर हमें बल्कि ना लगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।